ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाइपरटेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर एक्चुअली वो फोर्स होती है जो हमारा ब्लड वेजल की वॉल पर लगा रहा होता है। हमें पता है कि ब्लड हर वक्त हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। ये ब्लड वेजल्स की वॉल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। जब हमारी बॉडी के अंदर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। अब कार्डियक आउटपुट का तो हमें पता है कि ये क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इज दैट ब्लड दैट इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन अ मिनट, और ये 5 लीटर्स के इक्वल होता है। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है? हमारी पूरी बॉडी की तमाम ब्लड वेजल्स की जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस होती है हम उसको कहते हैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से हम लोग ना आर्टिकुलर कंप्लायंस का पता लगा सकते हैं। अब कंप्लायंस क्या होती है? कंप्लायंस ना बेसिकली स्ट्रेचिंग एबिलिटी को कहते हैं कि एक वेजल के अंदर कितनी स्ट्रेच होने की सलाहियत है, उसे हम कहते हैं कंप्लायंस। ऑब्वियसली अगर एक वेजल की कंप्लायंस ज़्यादा है तो उसकी टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होगी। कैसे? अब अगर एक वेसल ज़्यादा कंप्लाइंट है, वो ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। जब वो स्ट्रेच ज़्यादा होगी तो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी, जिससे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। सो वी कैन से दैट टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू कंप्लाइंस। अब ब्लड प्रेशर भी हमारे पास दो तरह का होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर इन दोनों ब्लड प्रेशर के अंदर डिफरेंट तरह से चेंज आता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इनकी नॉर्मल वैल्यू क्या आती है, फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि डिजीज़ के अंदर किस तरीके से चेंज होते हैं। अच्छा, हमारे पास दो तरह के ब्लड प्रेशर्स होते हैं बॉडी के अंदर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, ये ब्लड प्रेशर की ही दो लिमिट्स होती हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब आता है? ये हमारे पास तब आता है जब ना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पूरी फोर्स से ब्लड को पुश करते हैं एओर्टा के अंदर। ठीक है, उससे हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बनता है। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैसे आता है? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे हैं बट एओर्टा की इलास्टिक रिकॉइल की वजह से जो अंदर ब्लड पे प्रेशर एग्जर्ट होता है उससे हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नॉर्मली इनकी क्या रेंज होती है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 टू 119 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 टू 79 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। अब अगर हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, सिस्टोलिक 120 टू 139 हो जाए और डायस्टोलिक 80 टू 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी हो जाए, ये ना हायर नॉर्मल रेंज होती है। ये भी सेफ कंडीशन है, सेफ जोन है। अगर एक बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाए, डायस्टोलिक इतना बढ़ जाए, तभी वो हायर नॉर्मल रेंज होती है, सेफ जोन में होता है, हाइपरटेंशन नहीं होती। हाइपरटेंशन तब होती है जब उसका ब्लड प्रेशर 140 तक चला जाए, उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर 140 से 159 की रेंज में आ जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 टू 99 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की रेंज के अंदर आ जाए तो हम कहते हैं दिस इज स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ठीक है, और ये हाइपरटेंशन के हाइपरटेंसिव पेशेंट कंसिडर होगा। अब अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, 160 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल आ जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की इक्वल आ जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, देन वी से दैट स्टेज 2 हाइपरटेंशन हैज़ अकर्ड। और स्टेज 2 हाइपरटेंशन स्टेज 1 से ज़्यादा सिवियर है, आपको नज़र भी आ रहा है कि इसमें ब्लड प्रेशर एलिवेशन पहले से भी ज़्यादा है। फिर एक और कंडीशन आती है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अंदर एलिवेशन हुई है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। अब वो कौन सा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था जिसमें सबसे पहले हाइपरटेंशन हो रही थी? दैट वाज 140 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लिहाजा अगर ब्लड प्रेशर 140 के इक्वल आ जाए या उससे ज़्यादा हो जाए तो हमारे पास हाइपरटेंशन होगी। लेकिन देखें इसके अंदर जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 से कम है, ये इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, 90 से कम 80 टू 89 मिलीमीटर ऑफ मरकरी की रेंज में। ये चाहे एलिवेटेड है बट अभी भी नॉर्मल ही कंसिडर हो रहा है। सो दिस इज सिस्टोलिक हाइपरटेंशन जिसके अंदर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस कर गया बट डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अभी भी नॉर्मल रेंज में ही है। अब मैंने आपको ये सारी टाइप्स बता दी हाइपरटेंशन की। अब हम देखते हैं इसकी एक और क्लासिफिकेशन जिसमें हम हाइपरटेंशन को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो हाइपरटेंशन होती है जिसमें हमें कॉज का नहीं पता होता, यानी कि बंदा बिल्कुल सही है, नॉर्मल है, फिट है, कोई बीमारी नहीं है उसको, फिर भी उसको हाइपरटेंशन है। ठीक है, और 90 टू 95% इंडिविजुअल्स के अंदर प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, इसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन के पीछे ना कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, हो सकता है ये जेनेटिकली हो कि एक बंदे की जीन्स के अंदर ही एलिवेटेड ब्लड प्रेशर हो, उसमें
अब हमारे पास क्या हो सकता है, किसी इन्वायरमेंटल चेंज की वजह से हो। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी ठंडे इलाके में रहता है, ठीक है, तो ठंडे इलाकों में ना हमारी वेजल्स में वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है हीट लॉस को रोकने के लिए। अब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा, हाइपरटेंशन होगी। और फिजिकल चेंजेस, हमें पता है कि ना ओबीस लोगों के अंदर हाइपरटेंशन ज़्यादा हो सकती है। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन की वजह हो सकते हैं। देन वी हैव द सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जो बाकी 5 to 10% केसेस बच गए उसमें होती है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब सेकेंडरी हाइपरटेंशन ना डिजीज कंडीशन में होती है, यानी कि कोई डिजीज़ हो गई बॉडी के अंदर और उसका एक इफेक्ट ये भी आ रहा है कि बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैंने ये निमोनिक बनाए हुए जो उन तमाम कंडीशंस को बताएगा जिसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। सबसे पहले सी से आपके पास आता है कार्डियक डिफेक्ट्स। अब कार्डियक डिफेक्ट्स हो सकता है कि ना कोई ऐसा कार्डियक डिफेक्ट आ गया बॉडी में जिससे हार्ट रेट बढ़ गया या कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, तो इससे हाइपरटेंशन होगी। देन ई से हमारे पास आता है एंडोक्राइन ट्यूमर। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई एंडोक्राइन ट्यूमर हो गया तो इसने भी हमारे पास हाइपरटेंशन कर देनी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, या चलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, या और हार्मोन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, कॉर्टिसोल ज़्यादा हो गई। ये हार्मोन्स क्या करती हैं, ये हार्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं, साथ में फ्लूइड रिटेंशन को भी बढ़ा देते हैं, जिससे ऑब्वियसली हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर रेज हो जाएगा। फिर ए से हमारे पास आते हैं एड्रीनल ग्लैंड ट्यूमर्स। जब एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो कैटिकोलामाइन ज़्यादा रिलीज़ करेंगे, या इनके दूसरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉर्टिसोल हो सकते हैं, हो सकता है वो ज़्यादा रिलीज़ करने लग जाएं, इससे भी हमारे पास हाइपरटेंशन होती है। फिर हो सकता है किडनी डिजीज़ की वजह से हाइपरटेंशन हो जाए। हमें पता है किडनी का काम है यूरिन प्रोडक्शन। अगर कोई किडनी डिजीज़ हो जाती है और यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर रेज होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। फिर डी से आते हैं ड्रग साइड इफेक्ट। हो सकता है किसी ड्रग के साइड इफेक्ट की वजह से हाइपरटेंशन हो जाए। फिर टी से हमारे पास लास्ट में थायराइड डिसऑर्डर्स ही आते हैं, वो मैंने पहले आपको एंडोक्राइन ट्यूमर्स में बता दिए। सो ये सारी हमारे पास वो कॉजेज़ हैं जिससे सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यूजुअली एसिम्टोमेटिक होती है, इसका कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता, बट अगर सिम्टम्स अपीयर हों तो वो इस फॉर्म में होते हैं। हेडेक हो सकता है, ब्लरी विजन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि बार बार यूरिन का आना, और ये मोस्टली ना रात के वक्त होता है, रात के वक्त ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होती है। पाल्पेशन होती है, डिजीनेस हो सकता है, गनूदगी, पाल्पेशन, पसीने ज़्यादा आना, स्वेटिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। देन वी हैव द एटियोलॉजी। एटियोलॉजी में ना हम लोग हाइपरटेंशन की कॉज को देखेंगे। अब ना हाइपरटेंशन की आप लोगों को पता है टेंडेंसी क्या होती है? हाइपरटेंशन को आप 3 जनरेशन्स तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी अगर एक बंदे को हाइपरटेंशन है ना तो वो अपनी 3 जनरेशन्स के अंदर ये बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये कुछ हद तक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है फॉल्टी डाइट। फॉल्टी डाइट में फॉर एग्जांपल अगर आप सॉल्ट इंटेक ज़्यादा ले रहे हो तो उससे आपको हाइपरटेंशन हो सकती है। नाउ वी विल सी हाउ। अब सॉल्ट ज़्यादा लेने से हाइपरटेंशन क्यों हो रही है? एक तो ये कि सॉल्ट आपकी बॉडी के अंदर ना आसानी से रिमूव नहीं होता, मुश्किल से रिमूव होता है। दूसरा, जब सॉल्ट कंटेंट बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन होती है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंशन करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, जिससे बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी। फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द रिस्क फैक्टर्स। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हाइपरटेंशन का सबब बन सकते हैं? इसमें अल्कोहल आता है, स्मोकिंग आते हैं, डायबिटीज़ आती है, एज आती है, एज के साथ साथ हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक हमारे पास फैमिली हिस्ट्री आ गई, ओबेसिटी आ गई, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हाइपरटेंशन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है? ये हमारी बॉडी की वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, हमारे ब्रेन को, हार्ट को, आइज़ को, किडनी को, ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। फिर एक और तरह की हाइपरटेंशन आ जाती है जिसे हम कहते हैं मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन के बारे में ना आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारे पास ये अचानक से ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है, सडन राइज इन द ब्लड प्रेशर आता है। क्यों? किसी एक्यूट किडनी पैथोलॉजी की वजह से। और भी रीजंस हो सकती हैं बट मोस्ट कॉमनली किडनी डिजीज़ की वजह से ऐसा होता है। इसकी रेशो बहुत ही कम है, मतलब 1% लोगों के होता है। तमाम हाइपरटेंशन के अंदर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन से 1% होती है, ठीक है। इससे हो क्या सकता है? इससे सीयर्स हो सकते हैं, नमनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, ठीक है। अब हम लोगों ने हाइपरटेंशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो
तो ये है जनाब ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन को ट्रीट करने से पहले ना हम लोग दो चीज़ें देखते हैं। एक हम ये देखते हैं कि जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है वो कितना एलिवेटेड है। दूसरा हम ये देखते हैं कि जो एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है उसने कोई ऑर्गन डैमेज किया या नहीं किया। ठीक है, अगर इंडिविजुअल के अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है 160 टू 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है लेकिन उसने कोई ऑर्गन डैमेज नहीं किया तब ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। ठीक है, अगर ऑर्गन डैमेज हो चुका है तब ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर भी रेज है और ऑर्गन डैमेज भी हो रहा है तो हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ड्रग ट्रीटमेंट भी देते हैं पेशेंट को। बट अगर ब्लड प्रेशर रेज है और ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, कोई ऑर्गन डैमेज नहीं है, तब हम रिस्क फैक्टर्स के मुताबिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हाइपरटेंशन का जो रिस्क है वो 10% से कम है, लेस देन 10% है, तब हम उसको कहते हैं भाई आप सिर्फ ना डाइटरी मॉडिफिकेशन करो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करो, आपको किसी किस्म के ड्रग की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 to 20% रिस्क फैक्टर हो तब भी हम उसको ड्रग ट्रीटमेंट नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का ही कहते हैं। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर 20 to 30% तक आ जाए तब हम उसको ड्रग ट्रीटमेंट भी देते हैं अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं जो हम हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में दे सकते हैं? जो ड्रग्स हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं ऑब्वियसली हम उनको कहेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, यानी कि ये हाइपरटेंशन को कम कर रही हैं, उसको ख़त्म कर रही हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती हैं स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या होती हैं? ये होती हैं कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से हाइपरटेंशन करवा रहा है। देखिए, हमें इतना तो पता है ना कि जब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। प्लेक्स क्या करेंगे? जब प्लेक्स हमारी वेजल के अंदर बनेगा, आर्टरी में बनेगा, तो ये एंडोथीलियम को डैमेज करेगा। जब एंडोथीलियम डैमेज होगी तो डैमेज एंडोथीलियम की ये खसूसियत होती है, ये करेक्टरिस्टिक होता है कि वो एंडोथीलिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है। एंडोथीलिन हार्मोन एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ऑब्वियसली हमारा ब्लड प्रेशर रेज होगा। तो क्या हुआ? प्लेक फॉर्मेशन हुई, उसने एंडोथीलियम को डैमेज किया। डैमेज एंडोथीलियम ने एंडोथीलिन हार्मोन प्रोड्यूस किया, एंडोथीलिन ने वेजो कंस्ट्रक्शन करवा दी और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी अगर 8 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा हो जाए या 320 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो हम लोग रिस्क फैक्टर्स को एक्सेस करते हैं और उसके मुताबिक ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर रिस्क फैक्टर 10% से कम है या 10 to 20% है तो हम सिर्फ और सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन एडवाइस करते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि ना आप सिर्फ ना लो लिपिड डाइट लें, यानी कि वो डाइट लें जिसमें फैट्स कम हो, लिपिड्स कम हो। लेकिन अगर रिस्क फैक्टर 20 to 30% तक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना, तब हम उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ साथ ड्रग्स भी एडवाइस करते हैं। या अगर 30% से ज़्यादा हो जाए तो भी डाइटरी मॉडिफिकेशन या अगर 30% से ज़्यादा हो जाए तो भी डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ ड्रग एडवाइस करते हैं। अब कौन सी कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स होती हैं? देखें, ड्रग्स तो बहुत सारी हैं, मैं आपको सिर्फ उन ड्रग्स के बारे में बताऊंगी जो ट्रीटमेंट में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं और जो मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस होती हैं। इनमें हमारे पास क्लोफाइब्रेट आ जाती है, लोवेस्टैटिन आ जाती है, एट्रोवास्टेटिन आ जाती है। ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लोवास्टेटिन और एट्रोवास्टेटिन, ये आप लोगों ने हर सूरत याद रखती हैं। स्टेटिन, नाम में ही स्टेटिन आ रहा है, आपको पता लग जाएगा कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग है, मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल हो रही है। देन वी हैव अनदर ड्रग नॉन एज डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? ये किडनी के ऊपर एक्ट करते हैं और डायूरेसिस करवाते हैं, यानी कि यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं। जब आपकी बॉडी में यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बॉडी से निकल रहा होगा तो ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फिर इसके अंदर जो दो ड्रग्स हमारे पास आ जाती हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर, दैट आर फ्यूरोसीमाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। फिर हमारे पास और ड्रग्स आती हैं सिंपैथोप्लीजी ड्रग्स। सिंपैथोप्लीजी ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम कर देंगी। ऑब्वियसली हमें पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा था, हार्ट की कंडक्शन को बढ़ा रहा था। जब इसकी एक्टिविटी सप्रेस होगी तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें सप्रेस हो जाएंगी और कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होगा, जिससे ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। इनमें हमारे पास जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो मिथाइल डोपा है और क्लोनिडीन है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। बाकी गुआनाबेंज भी होती है, गुआनाफेसिन भी होती है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखना चाहें तो रख लें। गुआनाबेंज, गुआनाफेसिन मिलते जुलते नाम में जल्दी याद हो जाएंगे। देन वी हैव द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? हमारे हार्ट के ऊपर ना बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्ट पर नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, नेगेटिव कोरोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। अब आइनोट्रोपिक, ड्रोनोट्रोपिक, कोरोनोट्रोपिक और ड्रोमोट्रोपिक, इनका क्या मतलब है? यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कम हो गई, हार्ट की कंडक्शन कम हो गई
और हार्ट का रेट कम हो गया। ये तीनों चीज़ें हमारे पास कम हो जाती हैं बीटा ब्लॉकर्स की वजह से। इसमें हमारे पास आते हैं एटिनोलोल, प्रोपैनोलोल, मेटाप्रोलोल। फिर हमारे पास आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करती हैं, कुछ कैल्शियम चैनल्स को ना ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम होगा। जब कैल्शियम का इन्फ्लक्स कम होगा तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कैल्शियम हमारे हार्ट को मेजरली चाहिए फॉर कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो ऑब्वियसली कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। इनमें हमारे पास आता है एम्लोडिपिन, वेरापामिल, डिल्टियाजिम। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ और ड्रग्स भी होती हैं, ये देखें। फिर इनमें हमारे पास कुछ वेजोडायलेटेड ड्रग्स आ जाती हैं। ये वेजोडायलेटेड ड्रग्स क्या करती हैं, ये हमारी वेजल्स को डायलेट कर देती हैं। वेजल्स डायलेट होगी, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम होगी और हमारे पास ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इनमें हमारे पास मिनॉक्सिडिल और हाइड्रोलाइजिन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अल्फा ब्लॉकर्स भी होते हैं, ये अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं हार्ट के ऊपर। फिर इसके अलावा हमारे पास एस इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और एंजियोटेंसिन 2 वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है। जब एस ब्लॉक हो जाएगा तो एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, जिससे ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। इसमें हमारे पास लिसिनोप्रिल आता है, कैप्टोप्रिल आता है, एनालाप्रिल आता है। फिर हमारे पास आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। फॉर एग्जाम्पल कि एंजियोटेंसिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हम उसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं, ना ये रिसेप्टर पर लगेगा ना वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। सो इसमें हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं जिनमें लोसार्टन है और वोल्सार्टन है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपरटेंशन। थैंक यू।